अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द एनर्जी ऑफ अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जांपल नंबर 9। हम लोगों ने ईएमटी की सीरीज स्टार्ट की हुई है। ओके, तो सेकंड चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस चैप्टर में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, तो ये देखते जाएँ। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो मेरे पास 11 है। इसका सी पार्ट है द एनर्जी ऑफ अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने एनर्जी ही निकाली थी, लेकिन वो हमने पॉइंट चार्ज के लिए निकाली थी, पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाली थी, या फिर हम सिंपल वर्ड ये कह सकते हैं लास्ट टॉपिक में हमने हमने एनर्जी निकाली थी फॉर डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब हम निकालना चाह रहे हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके, तो आने वाली वीडियोज में हम इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो नंबर हमारे पास 18 है, तो फिर 19 आ जाता है। ये टॉपिक्स हैं जो कि हम आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह रहमान इन पर बात करेंगे। तो ये देखते जाएं। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि जो हमने लास्ट टॉपिक में जो यानी कि जो मेरे पास बी पार्ट था, वीडियो नंबर 11 का जो बी पार्ट था, इसमें जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था वो हमारे पास था एनर्जी का, यानी कि वो 1/2 हमारे पास एन जे डी क्यू आई और वी आर आई। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है, हमने इस फार्मूले को ड्राइव किया था। ये किसके लिए था? फॉर डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो इसके लिए हमने डिटेल में बात की हुई है, जो अब हमने वीडियो नंबर 9 में लोकलाइज्ड वीडियो नंबर 9 का जो ये पार्ट हमने डिस्कस किया था, उसमें हम दोनों के डिफरेंस पर बात की हुई है ब्रीफली। ओके, तो अब ये हमारे पास डिस्क्रीट के लिए है। अब अगर इस फार्मूले को हम फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं मिसाल के तौर पर। अब ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले को अगर मैं फॉर लेंथ के लिए लिखना चाहूँ इन द केस ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जो डी क्यू हो जाएगा, हमारे पास डी क्यू वो हमारे पास हो जाएगा डी एल हो जाएगा फॉर लेंथ के लिए, और फॉर सरफेस के लिए हमारे पास हो जाएगा सिग्मा डी ए, और फॉर दी वॉल्यूम के लिए मेरे पास हो जाएगा रो डीटा। ओके, तो फॉर लेंथ के लिए मेरे पास ये फार्मूला बन जाएगा। किस केस में हम बात कर रहे हैं? फॉर लेंथ के लिए हमारे पास किस केस में? फॉर कंटिन्यूस के लिए। और यही फार्मूले को हम सिग्मा डी ए लिख लिया फॉर सरफेस के लिए। ओके, और इसी फार्मूले को हम यूज़ करते हैं फॉर वॉल्यूम के लिए। ये रो है, ये डीटा है फॉर वॉल्यूम के लिए। ओके, तो अब इसमें से हम इस इक्वेशन को लेते हैं। ओके, इस इक्वेशन को हम इधर समझते हैं। सिर्फ हम एक इक्वेशन को ले रहे हैं जो कि मेरे पास फॉर वॉल्यूम के लिए है, और ये बुक पर इस इक्वेशन को नाम दिया गया है 42 का नाम दिया गया है। ओके, सेकंड चैप्टर में। तो अब जो हमारे पास होते हैं, इस इक्वेशन को हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, और वो हमारे पास एन अदर नाइस वे होगा, यानी कि इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं इस इक्वेशन को हम इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए हम फिर क्या यूज़ करेंगे? गाजी ज़िला यूज़ करेंगे। तो हम जानते हैं जो मेरे पास गाजी ज़िला होता है वो क्या होता है? जो मेरे पास गाजी ज़िला वो मेरे पास होता है इज इक्वल टू रो ओवर पाई। तो हमारे पास रो यहीं रहेगा, तो हमारे पास ये इधर का मल्टीपल हो जाएगा। तो अब रो की वैल्यू को इधर पुट कर दें, तो रो की वैल्यू इधर पुट किया तो मेरे पास ये आ गया E/2। ओके, ये मेरे पास आंसर आ गया। अच्छा सॉरी, एक गलती होगी कि इधर वी भी आना था, इधर भी वी इधर भी वी इधर भी वी आना था, और इधर भी वी, और इसलिए ये मेरे पास वी आया है, ये वाला। ओके, तो ये मेरे पास फॉर्म बन चुकी है। तो अब जो मेरे पास ये इक्वेशन आई है, यहाँ यहाँ हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को, यानी कि अब इस इक्वेशन को हमने इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया है। अब इस इक्वेशन को हम लिखना चाह रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये यानी कि ये देखे बुक पर कि हमने इस इक्वेशन को लिया, सिर्फ बुक पर सिर्फ डायरेक्ट स्टेप किए गए हैं,
तो इसको हमने इस फॉर्म लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इन द फॉर्म ऑफ किस लिखना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म, यानी कि पोटेंशियल की फॉर्म लिखना चाह रहे हैं। फिर वहाँ से हम पोटेंशियल की वैल्यू प्रूव करते हैं, पास ये वैल्यू इक्वेशन बन जाएगी। अब हम देखते हैं कि हम पोटेंशियल में किस तरह जा रहे हैं। इधर हम इंटीग्रेशन वाला जो फार्मूला वो यूज़ करेंगे। इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं बाई प्रोडक्ट रूल। ओके, तो बाई प्रोडक्ट रूल हम इधर अप्लाई करेंगे। तो मेरे पास क्या होता है, ये देखिए मेरे पास बाई प्रोडक्ट रूल क्या है, ये हमारे पास फार्मूला है। बाई प्रोडक्ट रूल के मुताबिक हम इस फार्मूले को इस तरह ओपन कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ देखिए ये मेरे पास क्या है, डेल है, जो एफ है मेरे पास ये स्केलर क्वांटिटी है, और मेरे पास क्या है, ये वेक्टर है। इसको हम बाय प्रोडक्ट रूल इस तरह ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है, इसकी मुश्किल बात नहीं है। ओके, तो अब इस जो मेरे पास ये फार्मूला है, यहाँ देखें कि इसको हम इस साइड पर भी और इस साइड पर भी इंटीग्रेट कर देते हैं विद रेफरेंस टू वॉल्यूम के लिहाज से, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर हम किसके लिहाज से, डेटा के यानी कि वॉल्यूम के लिहाज से। ओके, ये देखें, तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास ये एफ है, तो ये है, तो डेटा है, प्लस मेरे पास रो है, ये है, तो एफ है हमारे पास, ये डेटा है। ओके, ये मेरे पास इक्वेशन बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो मेरे पास ये देखें, ये मेरे पास क्या वॉल्यूम को शो कर रहा है। ओके, तो अब इस वॉल्यूम को हम सरफेस में चेंज कर सकते हैं, ये कि मेरे पास ये वॉल्यूम इंटेग्रल है। अब इस वॉल्यूम इंटेग्रल को हम सरफेस इंटेग्रल में चेंज कर सकते हैं, यानी कि अब इसकी जो वैल्यू है इसको मैं इक्वल कर सकता हूँ, यानी कि जो मेरे पास ये है, इसको मैं ये वॉल्यूम है, तो इसको मैं सरफेस में चेंज कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये बन जाएगी। ओके, तो बाकी मेरे पास ये टर्म वैसे की वैसे ही रहेंगे, ये भी वैसे की रहेंगे और ये भी वैसे। अब इस जो मेरे पास ये इक्वेशन है, इसको मैं अगेन इधर लिखने लगा हूँ कि जो मेरे पास थी, ये मेरे पास ए डी ए इज इक्वल टू, अब मेरे पास क्या थी, ये मेरे पास ये थी, ये वाली टर्म थी, और फिर ये वाली टर्म थी, इसको हम लिखता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा एफ डॉट ए डी टॉप प्लस ए एफ डी टॉप। अब यहाँ देखिए हम इसकी वैल्यू को बाहर निकाल लेंगे। अब इसकी वैल्यू को अलग क्यों लिख रहे हैं कि ये देखें, जो हमारे पास ये इक्वेशन है, जिसको हम ये देखें, जो मेरे पास ये इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन को हमने लिख लिया कि इस इक्वेशन हमने तो लिख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, लेकिन हम इसको लिखना चाह रहे हैं पोटेंशियल की फॉर्म में, ये वाली है ना। तो अब यानी कि ये देखें ये वाली है, तो यहाँ इसी क्या है, डॉट है डेल और ई के दरमियान में, तो हमारे पास जो डेल है और ई है, लेकिन अच्छा मैं पहले इधर मेंशन कर देता हूँ ताकि हमारी इजी हो जाए। डेल डेल की इक्वल है, ई जो मेरे पास है वो मेरे पास ए की इक्वल है। ओके, और जो मेरे पास एफ है वो वी की इक्वल है, यानी ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये डेल है, ये भी डेल है। ओके, तो अब इसको मैं अलग लिख सकता हूँ, तो जब इसको मैं अलग लिखूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इतना ये मेरे पास आ जाएगी डी टॉ है, यानी कि मेरे पास ये वॉल्यूम है। ओके, वॉल्यूम के लिहाज ये डी टॉ है, तो अब इसको हम लिखते हैं इस तरह, डी टॉ है प्लस ये मेरे पास सरफेस होगा। ओके, तो डी ए होगा। अब इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया है। अब यहाँ देखें जो मेरे पास ये है, ये किसकी इक्वल है, यानी कि ए की जगह मैं ई लिख सकता हूँ, ई लिख लिया, तो मेरे पास ये देखें डेल डॉट ई है। अच्छा, जो मेरे पास एफ है, एफ की जगह मैं लिख सकता हूँ वी, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई है। अब ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये वाली है, ये किसकी इक्वल है, डब्ल्यू की इक्वल है, तो इसको मैं इक्वल कर देता हूँ डब्ल्यू को।
ओके, तो अब जो मेरे पास है ये वाली टर्म जो हमारे पास है, सॉरी, यानी कि सिंपल क्या किया है हमने कि जो हमारे पास ये वैल्यू है, ये है ना, इसकी वैल्यू इसकी इक्वल है, ये है, इसकी वैल्यू को हमने यानी कि इसको हमने पुट कर दिया है यहाँ। ओके, तो जब इस इक्वेशन में पुट कर दे तो हमारे पास W इज इक्वल टू बन जाएगा E नॉट ओवर 2, तो हमारे पास ये बन जाएगा V E डॉट डेल V। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें मुश्किल बात नहीं, आप खुद जब अपने हाथों से करेंगे तो इजीली हो जाएगा। P डॉट डी ए हमारे पास। ओके, ये मेरे पास इक्वेशन बन चुकी है। अब हम चूंकि जानते हैं जो हमारे पास डेल वी होता है वो किसकी इक्वल होता है, नेगेटिव ई के। जब हमने वीडियो नंबर 7 स्टार्ट की थी, यानी कि ये देखें वीडियो नंबर 7 में स्टार्ट की, तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किया था, तो हमने उसमें यही प्रूव तो किया था, ओके, कि ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है। तो जहाँ जहाँ डेल वी हो वहाँ हम नेगेटिव ई पुट कर देते हैं, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी डब्ल्यू इक्वल टू ई नॉट ओवर 2, तो मेरे पास जाएगा इंटीग्रल ई स्क्वायर डी टॉ प्लस सरफेस वी ई डॉट डी ए। ओके, ये मेरे पास इक्वेशन बन चुकी है। तो यही हमारा आज का इतना सा टॉपिक। अच्छा, अब यह एक बात याद रखिएगा कि जब ये वैल्यू इंक्रीज होती है ना, तो हमारे पास ये वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अब वो कैसे होती है उसको समझने से पहले ये देख लें, ये मेरे पास क्या है, एक सर्फ स्फीयर है, इसके अंदर क्या है, चार्जेस है। अब जो मेरे पास ये वाली टर्म है ना, ये किसको शो करती है, जो इसकी बाउंड्री को, क्योंकि ये सरफेस है ना। तो अब जो मेरे पास ये वॉल्यूम है किसको शो करता है, इसके अंदर क्या है चीज़, सिंपल वर्ड्स में मैं बता रहा हूँ। ओके, इसको शो करती है। अब जो मेरे पास ये वाली टर्म है, यानी कि इसको मैं लिख रहा हूँ सिर्फ इसको VEDA को। ओके, तो अब हम जानते हैं जब मेरे पास V होता है वो किसकी इक्वल होता है, 1/r के, यानी कि V का फार्मूला क्या है, 1/4 पाई ई नॉट क्यू ओवर आर है। E का फार्मूला क्या है कि हमारे पास 1/4 पाई ई नॉट क्यू ओवर आर स्क्वेयर की इक्वल होता है ना। और जब हमारे पास डी ए है, सरफेस है, तो आर स्क्वेयर इक्वल होता है। अब इसको मैं इधर लिखता हूँ इन द फॉर्म ऑफ रेडियस। जब मैं लिखूंगा यानी कि VEDA, VE क्या है, 1/r है, मल्टीपल E की है, यानी कि इसकी इक्वल, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, और इसको मैं ऐसे, ओके, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, ये वाली चीज़ मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो अब ये मेरे पास क्या आ गया, V/r स्क्वायर है, तो अब ये क्या है, r स्क्वायर है। अब ये इससे क्या है, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो मेरे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, 1/r, यानी इससे कैंसिल मेरे पास सिर्फ 1/r बन जाएगा, बच जाएगा। तो मेरे पास ये किसकी इक्वल हुआ, 1/r, यानी कि मेरे पास ये टर्म किसकी है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, r के। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जब रेडियस इंक्रीज होगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब रेडियस रिड्यूस होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। यह एक सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं, पहले ये सर्कल था, अब ये है, तो अब ये है, तो अब ये है। पहले रेडियस ये आर था, अब ये रेडियस आर है, अब ये रेडियस आर है, अब ये रेडियस आर है। जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज करता जाएगा तो जो हमारे पास सरफेस होगी इसकी वैल्यू होगी वो डिक्रीज करती जाएगी। और जो वॉल्यूम होगा अब यहाँ यहाँ के ये देखें ना, अब यहाँ देखें अभी कितना वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है। ओके, ये सारा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ना, आर के इंक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जबकि जब मेरे पास सरफेस होगा, सरफेस बाउंड्री इंटीग्रल होगा, ये सरफेस बॉन्ड इंटीग्रल होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए हमने यह कहा इसकी इंक्रीज करने से डिक्रीज होता है, या इसकी इंक्रीज करने से ये डिक्रीज हो जाता है। तो अब हम एक सपोज करते हैं कि हमने पूरी यूनिवर्स ऑल स्पेस की बात करते हैं। इसकी हम ऑल स्पेस जब हम बात करते हैं, ऑल स्पेस का मतलब क्या है कि हमने वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि हमने आर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। और जब हमने आर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है, यानी कि आर इन्फिनिटी को पहुंच गया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू ज़ीरो की इक्वल हो जाएगी। यानी कि यहाँ देखें ना, इसका रिलेशन क्या है, इन्वर्सली है ना, किसके, 1/r के। जब r 1 ओवर हो गया है, 1
यानी कि ये देखें, ये लिखा हुआ है कि VED, ये VEDE है ना, ये किसके रिलेशन इनवर्सली है आर के। जब आर इक्वल हो गया है किसके, इन्फिनिटी, तो 1 इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0, इसका मतलब क्या, ये 0 हो जाएगी। तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो इस फॉर्म को, जब मेरे पास ये है, इस फॉर्म को फिर आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू E0/2 E स्क्वेयर डीटा। अब यहाँ आर स्पेस डालेंगे, क्योंकि पूरी यूनिवर्स के लिए जब हम लिखेंगे तो मेरे पास आर इन्फिनिटी को पहुँचेगा। आर इन्फिनिटी को पहुँचने का मतलब क्या है कि मेरे पास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो चुका है, और वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा मतलब क्या है कि जो हमारा सरफेस इंटीग्रल है या बाउंड्री इंटीग्रल है वो इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इज इक्वल टू 0 हो गया है। तो ये था हमारे पास इतना टॉपिक। अब जो इसका बी पार्ट है, एग्जाम्पल नंबर, यानी कि इसका पार्ट सी पार्ट का जो सेकंड हेडिंग है वो मेरे पास इसका एग्जाम्पल नंबर 9। इसको हम बुक पर देखते हैं क्योंकि वीडियो पहले लेंथी हो चुकी है। तो अब यहाँ देखें, ये मेरे पास बुक है एग्जाम्पल 9। हमने फाइंड करना है एनर्जी को। मैं पहले शायद इस वीडियो को स्टार्टिंग में या पिछली वीडियो को स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि जब भी हम वर्क का नाम लेते हैं वो हमारी मुराद एनर्जी भी होती है, या एनर्जी के नाम लेते हैं हमारी मुराद वर्क भी होती है। ओके, तो जिस तरह, बल्कि लास्ट वीडियो में मैं इस भाग को भी एक्सप्लेन किया था, जिस तरह हमें क्वांटम मैकेनिक्स जब भी हम पार्टिकल का नाम लेते हैं तो वहाँ हमारे पास मुराद वेव भी होती है, और जब भी हम वेव का नाम लेते हैं यानी कि डीप हो गई वेव, उसका वहाँ हमारे पास पार्टिकल भी होता है। यानी इस पर क्वांटम मैकेनिक्स भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीरीज मुकम्मल कर ली हुई है, क्वांटम मैकेनिक्स 1 की, तो आप वो भी देख सकते हैं सर अब्दुल माजिद साहब की। तो अब ये देखें, फाइंड द एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर शेल ऑफ टोटल चार्ज क्यू एंड, यानी कि मेरे पास एक स्फीयर है जिसका सेंटर से लेकर सरफेस तक रेडियस आर है, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली स्पेसिस है। तो अब हमने उसका एनर्जी फाइंड करना है। अब इसका एनर्जी फाइंड करने का मतलब क्या है कि उस स्फीयर में जो चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 वो अपने आप को किस तरह असेंबल किए हुए हैं, किस तरह एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट किए हुए हैं, किस तरह जो कन्फिगरेशन है वो मेंटेन है। ओके, ये देखिए ना, ये मेरे पास एक स्फीयर है, यहाँ Q1 है, Q2 है, Q4 है, चार्जेस हैं। अब एक चार्जेस एक दूसरे को किस तरह एक दूसरे को असेंबल किए हुए हैं, किस तरह मेंटेन रखे हुए हैं, किस तरह जो सिस्टम है वो वाकई मेंटेनिंग है, यानी कि प्रेजेंट है, विजिबल है हमारे पास। ओके, तो उसके लिए हमने एनर्जी, यानी कि एनर्जी मतलब फाइंड करने का मतलब क्या है, वर्क फाइंड करने का मतलब है। तो वही क्या करेंगे हम, वही काम करेंगे, सिंपल से जो फार्मूलाज हैं वो देखेंगे। अब ये मैं फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं सरफेस वाला, यानी कि जब हमने ये वीडियो स्टार्ट की थी तो इसमें हमने ये देखे फॉर सरफेस के लिए ये लिखा था फार्मूला, तो ये फार्मूला हम इधर यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूला इधर हम यूज़ किया। तो अब क्या है कि जो मेरे पास v है, v की वैल्यू को पुट किया, तो ये 2 पहले ही है तो वो फोर्स है, यानी कि जो मेरे पास v है, v किसकी इक्वल है 1/4 पाई E0 Q/R है, ये है ना, ये v है, पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो अब जो मेरे पास ये 4 होगा, इससे 2 से मल्टीप्लाई होगा, मेरे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और मैं बाहर जो ये है इसको Q/R की फॉर्म में लिख सकते हैं, Q² फॉर्म में। ये तो मेरे पास सिंपल सी बात थी। अब यहाँ देखें कि जो मेरे पास इनसाइड और आउटसाइड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। जो मेरे पास काम था वो हमने फाइंड कर लिया है, एनर्जी को फाइंड कर लिया है। ओके, तो अब जो मेरे पास स्फीयर जो हमने कंसिडर किया हुआ था कि जो मेरे पास स्फीयर है, अब इस स्फीयर के अंदर भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और बाहर भी। ओके, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जी इसी तरह ही है। अब जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 है, इसको गौर से देखें तो इसमें मेरे पास ई डोमिनेंट फैक्टर है। अगर ये 0 है इसका मतलब क्या है, ये भी 0 है। अगर ये 0 नहीं है, नॉन 0, तो ये नॉन 0 है। यानी कि सिंपल वर्ड्स ये क्या है कि अगर हम वर्क ही फाइंड करना चाह रहे हैं ना, तो यानी कि एनर्जी, सॉरी मैंने पहले बताया कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन वो डोमिनेंट है इसमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 होगा उसका मतलब हमारे पास वर्क 0 होगा। मैं उस सेंस में कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं। ओके, तो एक्चुअली हम फाइंड करना क्या चाह रहे हैं, एनर्जी यानी कि वर्क ही। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये है। ओके, जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो मेरे पास पोटेंशियल का फार्मूला क्या था, ये था,
ये देखें V इक्वल टू 1/4 पाई E0 Q/R है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला 1/4 पाई E0 Q² ओवर R स्क्वायर, ये मेरे पास फार्मूला है। ओके, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जब आप स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ स्क्वायर है, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। ओके, तो अच्छा ये याद रखिएगा, जो हमारे पास ये स्क्वायर ले रहे हैं हम फॉर द आउटसाइड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, आउटसाइड। ये स्फीयर है, तो इसमें चूंकि स्फीयर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, जब ये जीरो है तो हमारे पास वर्क डन भी जीरो होगा, लेकिन जब हम स्फीयर से बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगी। उस केस में हम बात कर रहे हैं, उस केस में ई स्क्वायर ये बन जाएगा। तो अब हम ई की वैल्यू को इधर पुट कर देते हैं इस फार्मूले में। ओके, तो फार्मूले को पुट किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, यानी कि सिर्फ क्या है, जो हमारे पास यहाँ क्या है, डी टा है, यानी कि वॉल्यूम में है। तो जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्र साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, टू एंगल है। जिस तरह यहाँ देख रहे हैं लास्ट वीडियो में हमने, जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 थी, यानी कि ये देखें जो हमारे पास है वीडियो नंबर 9 का जो बी पार्ट है। ओके, एक मिनट, ये देखें जब हमने वीडियो नंबर 8 को डिस्कस किया था, तो वीडियो नंबर 8 में जो मेरे पास हमने निकाला था, वो हमने निकाला था सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया निकाला तो इसमें हमारे पास दो ही एंगल थे, डी थीटा और डी फाई। तो जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो उधर भी हमारे पास दो ही होंगे, लेकिन अब उसमें एडिशन हो जाएगा डी आर की, क्योंकि ये सरफेस के लिए है, एरिया के लिए है। तो वो हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम के लिए, इसलिए हमारे पास जो डी आर की एडिशन है वो हमारे पास हो जाएगी। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास आंसर है किस तरह। अब ये देखते हैं, अच्छा हम नया पेज यूज करते हैं कि W इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था, E0/2 1/4 पाई E0 Q/R स्क्वायर। तो इसका हमने स्क्वायर लिया, तो हमारे पास जो डी टार्ट है वो किसकी किलो आ गया, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई आ गया। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि क्या किया है कि ई की वैल्यू को सिर्फ इस फार्मूले में पुट कर दिया, बाकी और कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया, और डी टा की वैल्यू लिखी है, डी टा की हमारे पास ये वैल्यू है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, E0/2, तो हमारे पास ये बाहर आ जाएगा। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं, नीचे क्या आ जाएगा आर, ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी, तो हमारे पास Q/R4। ओके, ये आ जाएगी। अब ये आर स्क्वायर ये है, तो इंटे है हमारे पास, बाकी क्या बच जाएगा, साइन थीटा डी थीटा और डी फाई मेरे पास ये बच जाएगा। ओके, तो अब जो मेरे पास डी आर का कंपोनेंट क्या है, वो डी आर हम इधर लिखेंगे। ओके, तो अब यहाँ देखो हमारे पास लिमिट क्या है, आर की लिमिट है, हमारे पास जो स्फीयर था ना वो उसका रेडियस क्या था, आर था ना, तो हम आउटसाइड डिफाइन कर रहे हैं, आउटसाइड यहाँ हमारे पास मुराद क्या है, इन्फिनिटी है। ओके, तो ये हमारे पास ये है। ओके, एक ये लिमिट है, एक हमारे पास ये है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, E0/2, अब इसको ओपन करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, E0 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये बन जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे, जो मेरे पास ये वाली टर्म है वो हम सिंपल नहीं करें, बल्कि ये आर स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, Q2/R2। तो अब ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास इस तरह हो जाएगी। ओके, तो अब जब इसको हम इंटीग्रेट, जो हमारे पास डी फाई है, और इंटीग्रेट जब ये इंटीग्रेटर होगा डी फाई, तो हमारे पास 4 पाई आ जाएगा। चूँकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम में 4 पाई आ जाएगा, लेकिन जब हम एग्जांपल नंबर 8 की बात की तो हमारे पास 2 पाई आया था, क्योंकि हमारे पास उधर सरफस था, यानी सरफस एलिमेंट था, उसकी वजह से हमारे पास 2 पाई, इधर हमारे पास 4 पाई आएगा। ओके, तो 4 पाई को मैं इधर लिख लेता हूँ। अच्छा जी, बाकी हमारे पास क्या बच गया, जो हमारे पास होगा साइन थीटा, जो हमारे पास कंपोनेंट होगा वो भी सॉल्व हो जाएगा बाय इंटीग्रेशन, तो हमारे पास ये फॉर्म बच जाएगी। ओके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/8 पाई E0 Q² आ जाएगा हमारे पास।
यानी कि क्या किया है कि क्यू हमारे पास कांस्टेंट, इसको बाहर निकालेंगे तो सिर्फ हम सिंपल इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/r आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/r आएगा, 1/r² नहीं आएगा, ये याद रखिएगा इधर हमारे पास। ओके, तो यानी कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह लिखेंगे, और जब हम इसको हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस ऊपर भी हो जाएगा, 1 नीचे भी हो जाएगा। आपको इसको खुद कीजिएगा। ओके, तो अब ये मेरे पास सांस आ जाएगा। अब यहाँ क्या होगा कि इसके मल्टीपल 30 बन जाएगा। अब इसको जब हम 100 का मेरे पास ये हो जाएगा, अब ये इससे एक कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ये आंस आ जाएगा। ओके, अब जो मेरे पास ये आंस आया है, ये आंस पहले वाले आंस से ये देखने मिल रहा है, इस वाले से। ये दोनों हमारे पास क्या है, सेम ही है। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। ओके, तो आप इससे कर सकते हैं या इससे कर सकते हैं, आज मेरे पास एक ही आएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एमएन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो हम याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके हो गया। तो अच्छा, अब यहाँ एक बात याद रखिएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव आंस आएगा। तो इस नेगेटिव का जो आंस होगा, इस साइन वाले कंपोनेंट नेगेटिव से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यानी जब हम साइन की को इंटीग्रेट करेंगे मेरे पास कॉज में वैल्यू आ जाएगी। तो जब कॉज की एंगल को पुट करेंगे तो मेरे पास एंगल जो आंस आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो वो नेगेटिव इस नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास पॉजिटिव में आंस आ जाएगा। ओके।